आज हम लोग पढ़ेंगे लोअर कोर्ट के बारे में कि लोअर कोर्ट क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बनते हैं और लोअर कोर्ट जो होती है दीवानी न्यायालय क्या कहलाता है, सत्र न्यायालय क्या कहलाता है। इसके अलावा लोअर कोर्ट कोई भी काम आसान करने के लिए कई प्रकार के कोर्ट होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, यहाँ तक कि मोबाइल कोर्ट भी चालू हो चुका है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं डिफेंस कोर्ट होता है, क्योंकि न्यायालय के जो अपना नियम होता है वो अलग माना जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे अधिकरण क्या कहलाते हैं, ट्रिब्यूनल में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, एक नालसा और एक पढ़ेंगे एनजीटी मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे से, समझिए अपना मतलब बात मत करिएगा। न्यायपालिका हम लोगों ने पढ़ी है, न्यायपालिका एकीकृत रूप में है, रचना कैसी है इसकी, संघवाकार का मतलब होता है सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट जो जिला अदालतें होती हैं उनके ऊपर इनको अधीनस्थ अदालत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक, न्याय करने का प्रमुख रूप से निचली अदालतें हैं, तीसरे नंबर पे आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाई जो आपके लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट में जज कैसे बना जा सकता है। लोअर कोर्ट में जज बनने के लिए सबसे पहले होता है आपका एक पीसीएस-जे का एग्जाम। क्लियर, लोअर कोर्ट के लिए होता है पीसीएस-जे का एग्जाम। जब आप इसको क्लियर करें तो पीसीएस-जे का एग्जाम जो होगा वो कौन देगा, जिसने एलएलबी की डिग्री ले रखी होगी। ठीक, जिसने एलएलबी की डिग्री ले रखी होगी वही जुडिशरी की एग्जाम दे पाएगा। यदि किसी व्यक्ति का जुडिशरी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसको पहले पोस्ट दी जाती है एएमजेएम। इसका फुल फॉर्म होता है एडिशनल मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, इसके बाद प्रमोशन होता है इसका मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर होता है एसीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर होता है सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और चीफ के बाद होता है एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और लास्ट में बनता है वो क्या, डिस्ट्रिक्ट जज यानी जनपद का न्यायाधीश। इन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या, अब ऐसा क्यों किया गया, जैसे व्यक्ति ने एलएलबी पढ़ के विद्वान का स्तर आ गया उसका, उसे एग्जाम कर लिया, लेकिन व्यक्ति में गहराई कैसे आएगी, मैच्योरिटी कैसे आएगी, कैसे वो न्याय के प्रति एक संवेदनशील प्राणी होगा, जब इन चरणों से गुजरेगा धीरे धीरे उसको अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार ये रखा जाता है। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में लोअर कोर्ट के नीचे भी कुछ कोर्टें होती हैं जिसे मुंसिफ कोर्ट कहते हैं, और खाक पंचायत जो आप पढ़ रहे हैं मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आगे हम देखेंगे मुंसिफ जुडिशियल क्या कहते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं उनको निपटान करती हैं। एक तो ये हो गया आपका जज बनने का प्रोसीजर। दूसरा, एडीजे की पोस्ट के लिए हाई कोर्ट एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है एचजेएसई। इसका फुल फॉर्म होता है हायर जुडिशियल सर्विस एजुकेशन, हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम। ठीक, ये हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है एग्जाम। इस पे वही अप्लाई कर सकता है जो 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। बात ना करो गाली, 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में सर्विस दे चुका हो वही अप्लाई करेगा। फिर वो कहाँ पर जाएगा, एडीजे पे। तो ये समझ में आ गया डिस्ट्रिक्ट जज क्या, अधिवक्ता मतलब वकील, लायर वकील अधिवक्ता सब एक चीज है। क्लियर यहाँ तक किसी को समस्या। अब आपका जो ये हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट का जो जज बन गया, लोअर कोर्ट के जज की पदोन्नति, नियुक्ति और इसकी पद स्थापना कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल किसके आधार पे करेगा, हाई कोर्ट की परामर्श के आधार पे करेगा। आपको पिछली क्लास में बताया था हाई कोर्ट एफआर को मूल जो एफआई हाई कोर्ट मूल अधिकार को लागू करने के लिए रिटे को एक्सप्लेन करते हैं, उनका काम है। लोअर कोर्ट एफआर की व्याख्या नहीं करेगा। आपने शुरुआत में पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान का अभिभावक व संरक्षक।
इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके मूल अधिकार है उनको व्याख्या करना। ठीक, तो ये लोअर कोर्ट एफआर की व्याख्या नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक प्रकार के ट्रायल कोर्ट होते हैं। जैसे कोई मामला गया, अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं चला जाएगा। आपने कोई अपराध कर दिया, इसके लिए भी आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाए। उसका एक प्रक्रिया होती है कि पहले आपको यहाँ आना है, लोअर कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई व्यक्ति यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा। कुछ अपराध ऐसे होते जो बड़े होते जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। यदि मान लीजिए आपकी जिले पे कोई घटना घट जाए बड़ी, तो हाई कोर्ट उनके निर्णयों की जल्दी सुनवाई कर सकता है। आगे हम इन कोर्टों में समझेंगे कि काम कैसे करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक प्रकार के ट्रायल कोर्ट होते हैं। यह किसी भी आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में दंड दे सकते हैं 7 वर्ष तक के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देने का अधिकारी भी होता है। आप सभी जानते हैं कि लोअर कोर्ट में यदि आपको मृत्युदंड दे दिया तो आप अपनी अपील हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और कुछ स्पेशल केस में राष्ट्रपति भी क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। आपको बताया था राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल पे है? 72। क्या राज्यपाल किसी व्यक्ति को मृत्युदंड समाप्त कर सकता है? नहीं। तो क्षमादान शक्ति इसको भी प्राप्त है, पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड से समाप्त नहीं कर सकता है। वो उसकी सजाओं के रूप को बदल सकता है, कड़ी सजा को सरल कर सकता है, ये वगैरह वगैरह। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी का होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी आपराधिक मामलों की व्याख्या करता, सुनवाई करता है। बात यहाँ तक समझ में? अब अक्सर आप देखेंगे, जैसे आप अपनी जिले पे ही होंगे, कचहरी वगैरह देखे हैं। कचहरी में क्या नोटिस किया? कचहरी में यदि वहां से गुजरे होगे, किसी भी जिले में भी हो, तो जो जिले का बोर्ड होता है उस पर लिखा रहता है जिला एवं सत्र अदालत। इसका मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? जैसे आप मोहब्बत से गुजरेंगे डीएम मंगला वाले रूट पे, कचहरी वहां पे आप नजर डालेंगे, साफ साफ लिखा हुआ जिला एवं सत्र अदालत, और जो कहीं का भी शहर हो तो उस पर लिखा रहता कि फला शहर आपका स्वागत करता है, या जो जिला ऐसे लिखा हुआ जिला एवं सत्र अदालत महोबा, इसे लिखा हुआ जिला एवं सत्र अदालत झांसी। इनका अर्थ क्या होता है? जिला एवं सत्र अदालत का मतलब होता है कि यहाँ पर दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों के संदर्भ में न्याय किया जाता है या उनकी सुनवाई की जाती है। ठीक, दीवानी सिविल व्यवहारिक, सिविल अंग्रेजी शब्द है, व्यवहारिक हिंदी है, दीवानी फारसी शब्द। इसका अर्थ होता है कि आपका जो धन संपत्ति टैक्स से संबंधित विवाद है वो कौन करे, निर्णय देगा? उसका दीवानी, यानी ये काम करेगा इसका न्याय। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या दीवानी सिविल का मतलब? आपने किसी की जमीन हड़प ली, या गाँव में देखते होंगे आपकी नाली से संबंधित विवाद होते रहते हैं, खेतों की मेड़ से संबंधित विवाद होते रहते हैं। ठीक, या आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपकी कोचिंग के बाद किसी से मारपीट हो गई, मतलब बहस हुई, मारपीट हिंसा नहीं हो रही है, या कुछ इस टाइप का, या मान लीजिए आप कोई बच्चियां हैं या आप है कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, आप दबंग टाइप के हो गए, मकान मालिक आ रहा है खाली कर दो, आप खाली नहीं कर रहे हैं, मामला कहाँ जाएगा? दीवानी पे। कर का मतलब क्या है? कर आपने टैक्स चोरी की, जो आप देखते हैं रेड पड़ी, वो टैक्स को रिमूव करते हैं। जैसे फिल्म आई थी अभी रेड 1 रेड 2 वगैरह, इनका काम आपने क्या देखा फिल्मों में? ये जो टैक्स चोरी की गई है उसकी भरपाई करते हैं। मुकदमा तो चलाने का पावर नहीं है इनके पास, वो मामला कहाँ जाएगा? दीवानी में। बात समझ आ रही है? नहीं आई? संपत्ति का मतलब क्या होता है? आपने किसी की संपत्ति हड़प ली, इस सारे मामले कहाँ जाएंगे? दीवानी में। और जो इन मामलों की सुनवाई करेगा या इनके फैसलों पे निर्णय देगा वो क्या कहलाएगा? आपका जनपद न्यायाधीश। जनपद न्यायाधीश, आमतौर पर हम लोग बोल देते हैं जिला जज। किस आया? अब मान लीजिए लड़के तो अब जैसे कोई लड़कियां हॉस्टल वगैरह में रहती हैं, वो कमरा खाली नहीं कर रही हैं, तो कहाँ जाएगा मामला? सब यहीं पे
ऐसा भी होता है कई बार, आप देखो किराएदार सालों से रह रहा है और मकान खाली नहीं कर रहा, मकान मालिक परेशान है। आमतौर पे जो व्यवहारिक भाषा में होता है, क्या करते हैं, व्यक्ति दबाव डलवाता है जो बाहुबल लोगों से होते हैं, वो यहाँ जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, किराएदार का जो होगा सो होगा, हमारा भी खर्चा होगा। दूसरा आपका जो सत्र अदालतें होती हैं वो मुकदमे देखती हैं फौजेदारी सत्र सेशन कोड। फौजेदारी फारसी शब्द है, सत्र हिंदी, सेशन कोड इंग्लिश। यहाँ पर हत्या, अपहरण और डकैती जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है। मारधाड़, जैसे आप बगल बैठे अपने संदीप में हाथ तोड़ दिया, कैसी लगेगा आपको? ठीक, मतलब जैसे आप और इसके अलावा भाई केस तो लगेगा, और आप पर मारधाड़ होती है तो बिल्कुल आप सब जानते हैं FIR होती है। इसीलिए कहा जाता है सरकारी नौकरी में जो लोग कहते हैं लगे रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बेटा लड़ाई में ध्यान आ दो, पढ़ाई में ध्यान दे लो। इसीलिए कहा जाता है एक बार आपका नाम आ गया तो आपका जीवन इसी में। और अभी जब पुलिस की वैकेंसी हुई थी, एक बार मैं क्लास में बताया भी था, एक लड़के का नाम फंसा दिया गया था। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने उसको व्याख्या किया गया, वो लड़का यहाँ पे है ही नहीं, वो बाहर पढ़ रहा है, उसका तो जबरन नाम किया जा रहा है। मतलब समझ आ गए? हत्या, अपहरण, डकैती जैसे मामलों में कहाँ पे जाएंगे आपके? फौजदारी। वो ये समझ आ रहा है? अच्छा, यदि कोई आपसे पूछे कर की परिभाषा क्या होती है, कोई बता पाएगा? ये कर किसे कहते हैं? जैसे एक बार मैंने बताया था अधिकार किसे कहते हैं, पॉलिटिक क्लास एक, जैसे आपसे पूछा जाए अधिकार, ये सब क्या कर रहा है, आपके अधिकारों की तो बात हो रही है कि भाई न्याय बना रहे, किसी कमजोर व्यक्ति को बेवजह परेशान न किया जाए, यानी उसके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है। अधिकार की परिभाषा तो मैंने बता दी थी। अधिकार किसे कहते हैं बताए कोई भी? यदि कोई आपसे पूछे कि राइट या अधिकार क्या है तो क्या कहोगे? तुम बताओ आपके। मतलब जिनकी कमी के कारण हम अपने, हाँ शाबाश, आप सही कह रही हैं, के कारण हम अपने जीवन को मतलब कि दबाव महसूस करते हैं, वो भी एक ही बात है, दोनों से कह रहे हैं। जिनकी अनुपस्थिति में हम अपने शरीर, अपनी व्यक्तित्व का अधिकार का मतलब होता है मानव जीवन की वे परिस्थितियां जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण थोड़ी कर रहे हैं, पता चलेगा बात करते करते क्लास हो गई। अब इसके अलावा यदि एक क्लास इसको चारों तरफ से बंद कर दे, धुआं में लगा दे कहीं से, तो आप पढ़ पाएंगे या हम पढ़ा पाएंगे? तो इससे क्या की ग्रोथ रुक गई। इसलिए कहा जाता है जो कोई पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है आप पर्याप्त लाइटिंग पढ़िए। पहले आपने देखा होगा डिब्री से भी लोग पढ़ते थे, डिब्री वगैरह समझते हैं, डिब्बी वगैरह। ठीक, उससे क्या होता था कि आपकी आंखें कमजोर हो सकती, तमाम चीजें। यानी अधिकारी परिभाषा क्या थी, वे परिस्थितियां जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण न कर सके। ठीक उसी प्रकार कर किसे कहते, धन तो समझ ही रहे हैं आप, संपत्ति भी समझ रहे हैं, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, धन एक कर किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं कर किसी वस्तु या सेवा के बदले कीमत की बदले और अगर कुछ देना, मतलब कि और एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, और काफी हद तक सही है। किसी जमीन या किसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए जो हमसे सरकार धन वसूली से करते। ठीक है, चलिए काफी हद तक सही है। कर क्या मतलब, कर हमेशा उद्देश्य विहीन होता है जो एक निश्चित आय की सीमा के आने के बाद देना पड़ता है। पर हम लोग पढ़ते हैं कौन से, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। एक तो जब आप नौकरी में आ जाओगे तो आपका टैक्स कटने लगेगा जो आपका डायरेक्ट होगा। अभी आप कॉपी, रजिस्टर, पेन जो भी लिए हैं सब में कहेंगे आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो यहाँ चीज समझ में आ गई ना संपत्ति। अब लोअर कोर्ट के काम को आसान करने के लिए छोटे छोटे कोर्ट और बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे पहला आपका एक मुंसिफ कोर्ट जो लोअर कोर्ट के नीचे होता है, जो ये है, ये आपके न्यायालय करते हैं। ठीक, यदि एसडीएम जो होता है, जैसे आप लोग एसडीएम बड़ी बनते हैं जो तैयारी करते हैं, एसडीएम के पास क्या है, प्रशासनिक उन्नयन का। तो तहसीलों का हेड कौन होता है? एसडीएम होता है। तहसील में जो भी होता है मेहनतकारी कौन है? तहसीलदार के अलावा एसडीएम। लेखपाल, कानून कहाँ पाए जाते हैं? सब तहसीलदार में पाए जाते हैं, तहसील में।
तो इन जगह पे छोटी मोटी चीजों का भी निपटारा एसडीएम वगैरह भी करते हैं। खाप पंचायत कोड क्या कहलाती है? आपने सुना होगा अपने उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम वाला बेल्ट है या हरियाणा में कुछ जगह ऐसी हैं जो व्यक्तियों को खाप पंचायतों में निर्णय देते हैं कि भाई फला जैसे होता है कि स्त्री की लड़की 10 बजे के बाद कहीं ना जाए स्कूल वगैरह, ये सब जो चीजें होती हैं, या कोई ऑनर किलिंग जैसी होती हैं, या खाप पंचायतों में सबसे ज्यादा क्या होगा? ऑनर किलिंग, यानी किसी जात का व्यक्ति किसी और के साथ चला गया, ठीक, अब वहां पे आपस में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो बैठ के निर्णय करते हैं, जिनको आप कहते हैं पंच सरपंच पंचायत। समझ में आ रहा है? उड़िए हमारे सब क्या, कहीं कोई दिक्कत तो बता दें, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। अक्सर आपने देखा नहीं पंचायतों में पंच वगैरह बैठे हैं, पंच सरपंच, वो क्या काम कर रहे हैं? आपस का जो उनका एक निश्चित क्षेत्र, जैसे आप बोलते हैं छोटा मोहल्ला, कस्बा, गांव, दूरस्थ, वो उन पर न्याय करते हैं। वो कौन होते हैं? बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या जमींदारी व्यवस्था के लोग होते हैं। क्लियर? ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय का मतलब होता है, ग्राम न्यायालय कॉन्सेप्ट 2007 में लाया गया था, लेकिन लागू हुआ 2008 से। इसका अर्थ होता है डोर टू डोर जस्टिस करना, यानी कि आप ग्राम स्तर पे जो व्यक्ति हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आप न्याय दे देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी शहरी स्तर पे क्राइम कम हो जाएंगे। शहर किससे नीचे है? गांव से। गांव में यदि चीजें सही हो जाए, आप प्लान करके कहाँ आ रहा है, व्यक्ति शहर पे आ रहा है, इस न्यायालय को ये बोलते हैं। फैमिली कोर्ट हो या पारिवारिक कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय या पब्लिक कोर्ट, दोनों एक ही चीज होती है। इसका मतलब होता है जनता की अदालत। ये अदालतें वो होती हैं जो विवाह विच्छेद, जो तलाक की जैसे केस होते हैं, उनका निपटान करती हैं। जैसे शादी हुई, तलाक हो गया, निपटान कौन करेगा? आपका फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट जो मुद्दा आएगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, तो दोनों लोगों को पहले सहमति के आधार पर बिठाया जाता है और उनको बात करी जाती है, भाई आपको समस्या क्या है। यदि उनके मसले वहीं सुलझ जाएं तो दोनों का पैसा ही सब बचेगा, न्यायालय के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं होगा और कहीं ना कहीं एक परिवार टूटने से बच जाएगा। इसके साथ साथ जो घरेलू हिंसा के मुद्दे होते हैं, घरेलू समझ रहे हैं ना, डोमेस्टिक हरेसमेंट, उन सब चीज़ों का निपटान भी यहाँ किया जाता है। क्लियर? जैसे अगर लॉकडाउन जब लगा, जो व्यक्ति सोमरस पीते थे अब वो गंजा नहीं पा रहे थे, डोमेस्टिक हरेसमेंट हो गए। अपने भारत में कई जगह ऐसे हैं, कई केसेस तो पहुंचती ही नहीं है कोर्ट में, महिलाओं को वहीं दबा दिया जाता है। आप देखें, अब बचपन से आप देखे भी होंगे, कहीं ना कहीं अपने गांव स्तर में देखे होंगे कि कई महिलाएं, कई पुरुषों ने डांट दिया, चुपचाप बैठी रह गई। होता नहीं होता? पढ़ने में होशियार गई लेकिन उनको पढ़ाई के मौके नहीं दिए गए। ठीक, तो ये सब चीज़ों का मामला कहाँ जाएगा? आपका फैमिली कोर्ट पे, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे विवाह तलाक का हो। जब मामला यहाँ नहीं संभलता है, जैसे कोई व्यक्ति है अब वो तलाक लेना ही चाहता है, तो मामला कहाँ चला जाएगा? फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। इसलिए आप देखेंगे कई बार शादियों के बाद दूल्हे की संपत्ति जब्त करने, कुर्की जिसे बोलते हैं, कुर्की का नियम आता है, या दहेज प्रथा कानून बनते हैं, वो सब मामला कब बनते हैं? जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाए। क्लियर? फैमिली कोर्ट में प्रयास किया जाता है कि मामले को आपसी सहमति से समझा लिया जाए। क्लियर है? स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट का मतलब ये होता है जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं या पॉलिटिकल पावर में ऊंची पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना या उनको न्यायालय के आधार पर निर्णय देने का मामला। मोबाइल कोर्ट क्या है? मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य था कि जो दूरस्थ गांव है, जहाँ दूर दूर तक गांव है, जैसे कई पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ भी तो लोग निवास कर रहे हैं, सिक्किम हुआ आपका, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ वगैरह हुई, वहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं या वो इतने शिक्षित नहीं हैं या यातायात व्यवस्था वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या करेंगे? मोबाइल पे ही अपना मामला बताएंगे और उसको वहाँ ट्रांसफर कर जाएगा, वहाँ पे उसको निर्णय दे दिया जाएगा मोबाइल कोर्ट। और मोबाइल कोर्ट का जो मानस पुत्र कहते हैं वो, या जनक पुत्र जो भी कह लीजिए, उसको कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इसके बाद डिफेंस कोर्ट होते हैं। डिफेंस कोर्ट का अर्थ यह होता है जो सैन्य मामले होते हैं
उनके अपने अलग कायदे कानून होते हैं, जिसको आप बोलते हैं कोर्ट मार्शल। वो आपकी ये लोग नहीं करते हैं दीवान या सत्र वाले, वो न्यायालय वाले ही करते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट का अर्थ ये होता है कि न्याय को बहुत तेजी से सुनवाई करवाना। जिसे आपने देखा होगा कि कई बार जो टेस्ट वगैरह होते हैं उन पर सुनवाई करनी है, या अभी मान लीजिए दिल्ली का बम कांड हुआ, ठीक, दिल्ली में अभी बड़ा पहले, अब यहाँ पे जस्टिफाई जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भावना किसकी जुड़ी है, पूरे देश की। या मान लीजिए आपका जो 2012 में एक लड़की थी निर्भया केस, आपने देखा होगा निर्भया केस से क्या सारी महिलाओं की संवेदनाएं जुड़ गई, पुरुष वर्ग की संवेदनाएं भी जुड़ गई। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का यूजेस होगा। ठीक, इसको समझाने के लिए मैं और भाषा में जाऊं आपके, जैसे इस समय एक वीडियो की बहुत चर्चा होती है जो लीक कर दिया गया। अब ऐसे केसेस में उस लड़के की गलती या पूरे एक समाज के ऊपर सवाल उठता है कि गार्जियन या समाज, अभिभावक या समाज जो भी बच्चों को क्या संस्कार दे रहा है। इस मामले में भी कोर्ट चलते हैं। कोर्ट का सिंपल सा एक एजेंडा है, आपके माँ बाप आपके साथ डांट फटकार करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप सही रास्ते पे जाए। माँ बाप आपकी कंट्रोल करते हैं, टीचर जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ बात मत करो, बात मत करो, किस लिए कह रहा हूँ, तुम ध्यान से सुन लो जो सुनना है, वरना क्या है, हमारे जैसे कितने आए, हमारे बाद कितने भी आएंगे, तुम्हारा जो होना होगा वो खुद हो जाएगा। ठीक, तो शिक्षक का काम है शिक्षा का स्तर बढ़ाना, वो आपको बढ़ा के चला जाएगा। जो गुरु होते हैं, अच्छा शिक्षक गुरु में कोई अंतर बता सकता है, शिक्षक और गुरु में अंतर, जब लोग पर्यायवाची हैं, शिक्षक स्कूल वाले और गुरु को पहले वहाँ नहीं, कम से कम उसे बताने का प्रयास तो किया। शिक्षक केवल पढ़ाई के बारे में बताते हैं, गुरु जो है वो जीवन लाइफ के बारे में नहीं बता सकते। पर्सनल लाइफ के बारे में तो जोशी भी बता देते हैं, व्यवहारिक जीवन शिक्षक भी बता देते हैं। जैसे कई जैसे तुम लोग हो जो पढ़ते हो, कई टीचरों से संपर्क हो जाते हैं तो वो भी बता देते हैं, ये बेटा ये इसमें दिक्कत आ रही है, ये नहीं बन पा रहा है, SI में नहीं हुए, होमगार्ड में पेपर डाल दो, बताते नहीं बताते शिक्षक। तो तुम्हारे के लिए कर रहे हैं, कोई बताएगा, तुम बताओ कितनी बार तो बताया है। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए, इतिहास से जो उठाएं तो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर अच्छा शासक साबित हुआ। या आप अपने घर में चले जाइए, जो आपकी दादी वगैरह रही हैं, मम्मी तो थोड़ा मोड़ा पढ़ी मिल जाएगी आपको, दादी वगैरह या मम्मी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इंटर पास बी पास, लेकिन वो आपके बारे में सब जान जाती हैं। आप कहोगे उन्होंने शुरुआत से किया, ठीक, और ये भी कहा जाता है माँ एक प्राथमिक गुरु है सबसे पहले, क्योंकि आपकी क्रियाकलाप जो सिखा रही है, कौन सिखा रहा है, माँ सिखा रही है। ठीक, शिक्षा गुरु का मूल अंतर ये होता है, शिक्षा आपके शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा। जैसे आपने प्राइमरी स्कूल वहाँ भी कोई पढ़ाता था, वो भी शिक्षक था, आप यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़े, वहाँ भी कोई शिक्षक था, डिग्री का आप तैयारी कर रहे हैं, हम भी आपके शिक्षक कहलाएंगे। ठीक, तो ये क्योंकि आपकी शिक्षा के स्तर को बढ़ा रहा है। गुरु का मतलब होता है कि वो आपकी सारी ऊर्जाओं को बदल दे। जैसे गुरु मतलब आप जा रहे थे, आप हत्या करने, नहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई मिल गया आपको टीचर, उसने आपको बताया कि यार ये नहीं कर पा रहे, तुम ये कर लो, उसने आपकी ऊर्जाओं को बदल दिया। आप अपराध करने जा रहे थे, अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, पढ़ा होगा आप लोगों ने सर, उसकी शुरुआती पेज पढ़ी है, वो खुद कहते हैं कि, और सब जानते हैं अब्दुल कलाम किस स्तर पे थे। आप किसी भी हिंदू किसी को दिले धर्म की बात नहीं कर रहा, पर अब्दुल कलाम को कोई बुरा नहीं कहेगा, सब सम्मान करते हैं। अब्दुल कलाम ने काफी क्या दिया देश को, सब जानते हैं आप लोग। तो अब्दुल कलाम ने क्या मिसाल में तो कहते हैं राष्ट्रपति भी रहे वो, और इसके अलावा जिस दिन उनकी डेथ हुई वो मेघालय में सेमिनार ही कर रहे थे। कहने मतलब है अब्दुल कलाम ने जो उनकी विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने कहा कि एक समय उनके पास आया कि वो खुद गलत रास्ते में जाने वाले थे, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, और काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, या घर की छोटी मोटी चीज़ों में भी। तो उन्होंने दो अपने किस्से करे कि उनके जो बहनोई थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन कई बार उनकी जटिल समस्याओं का समाधान कर देते थे, तो उन्होंने अपना प्राथमिक गुरु उनको माना। वो खुद कहते हैं कि मेरे घर पे कुरान के साथ साथ मुझे गीता और रामायण का भी पाठ पढ़ाया गया है। ये क्या है? ये आपकी वैल्यूज है जो आपको घर से मिलती हैं। ये टीचर्स आपको बढ़ा सकता है, पैदा नहीं कर सकता। जैसे मैं आपसे कहूँ पढ़िए, 1 साल में नौकरी पकड़ना है, आराम से पढ़ लीजिए। अब मेरा कहना है आप घर पे रहिए, घर में आपकी नैतिक जिम्मेदारी आ जाएगी। तो क्लियर? अधिकरण ट्रिब्यूनल क्या कहता है? नालसा। नालसा का मतलब होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण। यह मुफ्त की सलाह देते हैं कानूनी रूप से। ये क्या करेंगे? कानूनी रूप से मुफ्त की सलाह देंगे। और किनको देंगे? जो वीकर सेक्टर है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं उनको सलाह देंगे। महिलाओं को देंगे, बच्चों को देंगे, बूढ़ों को देंगे, या कहीं जो आपदाएं वगैरह आ जाती हैं उन पर जो विधिक सलाह देने का काम होता है वो इनका होता है। एनजीटी क्या होता है? आपने सारे न्याय तो पढ़ लिए, लेकिन अब आप एक सवाल बताइए। जैसे कहीं पेड़ पौधे ज्यादा हैं, जैसे इसकी बात उठी कहाँ थी? छतरपुर पे एक गांव में पेजावर पड़ता है, वहाँ की जंगलों को साफ किया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे सुना कि हीरे हैं। या पन्ना वगैरह गए होंगे, कहीं कहीं जो जंगल होते हैं जंगलों को काटा जाता है। तो अब इन सब के न्याय कहाँ जाएंगे आप? वो कहाँ जाएंगे? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यानी जो आपकी प्राकृतिक संसाधनों को शोषण हो रहा है उसके लिए भी न्यायालय व्यवस्था करती है ग्रीन टेबल। 2010 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। इसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। क्लियर? इस प्रकार प्रयास किया जाता है न्यायालय आपका हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गांधी जी ने भी कहा था कि न्याय का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए या जो मजबूत वर्ग है। न्याय का अर्थ होता है जब समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, गरीब हो, पिछड़ा हो, उसको भी न्याय मिले। जैसे हम पढ़ाने जो आपको पढ़ा रहा है उसका दायित्व ये नहीं है कि जो लड़के होशियार है उस पर ध्यान देना, वो तो अपना कर ही रहे। अच्छा, जो कमजोर भी है उसको भी सिखाने का प्रयास करना। ये चीज समझ में? यहाँ से कोई ऐसा सवाल जो आपके मानस जहन में ना उतरा हो, कोई ऐसी जिज्ञासा जो आप पूछना चाहें? नहीं? लिखने का प्रयास करें, लिखिए। एक बार सर वो बता दीजिए क्या? एनजीटी के फुल फॉर्म। एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्याय अधिकरण। ठीक, हेडिंग डालिए लोअर कोर्ट। इसको ये बना लीजिए आप। ठीक, फिर हम आते हैं लोअर कोर्ट। देखिए, लोअर कोर्ट आर्टिकल 233 से लेके 237 लोअर कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 233 से 237 तक प्रावधान है। प्रावधान है। इनको अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है, इनको अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसलिए कहा जाता है इनके ऊपर उच्च और उच्चतम न्यायालय हैं। इनके ऊपर उच्च और उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति उन्नति पदोन्नति बोर्ड में सामने देखना। उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति पदोन्नति राज्यपाल
राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। हाई कोर्ट के परामर्श पर। हाई कोर्ट के परामर्श पर। लोअर कोर्ट मूल अधिकारों की व्याख्या नहीं करते हैं, मूल अधिकारों की व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि यह एक ट्रायल कोर्ट कहलाते हैं, बल्कि यह एक ट्रायल कोर्ट कहलाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आईपीसी और सीआरपी से संबंधित मामलों की व्याख्या करते हैं। सब बोर्ड लिखा हुआ सामने, ये जो लिखा है आईपीसी या सीआरपीसी से संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आईपीसी सीआरपीसी व्याख्या करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना सकता है। व्यक्ति में मतलब ये नहीं हो सकता है जो अपराधी को चला सकता है। अपराधी को अपराधी, अरे भाई व्यक्ति तो अपराधी करेगा। अपराधी को ऐसा थोड़े कि उसके मन आएगी भाई ये काम नहीं करके सुना तो जाए। अपराधी लिख लो, अपराधी क्लियर। आगे लिखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में को जिला एवं सत्र अदालत भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला एवं सत्र अदालत कहते हैं। अब हुआ वो ये बना लिख लो, एक जिला एवं सत्र अदालत, दो ऐसे बनाओ तीर, दीवानी सिविल व्यवहारिक धन संपत्ति का हत्या अपहरण। ठीक बन गया, ये बना लो उसको। लिखिए क्या, दीवानी जिला एवं सत्र अदालत लिखना है और इसको दो भागों में डिवाइड करना है। एक में है दीवानी पब्लिक सिविल या व्यवहारिक एरो करके नीचे लिखना है धन संपत्ति कर से संबंधित मामले। दूसरी तरफ लिखना फौजदारी पब्लिक सत्र या सेशन कोर्ट एरो करके हत्या अपहरण डकैती से संबंधित मामले। पैराग्राफ अच्छे से लिखिए। दीवानी मामलों में जो निर्णय देते हैं, दीवानी मामलों में जो निर्णय देते हैं उन्हें जिला जज या जनपद न्यायाधीश कहते हैं। उन्हें दीवानी मामलों में जो निर्णय देते हैं उन्हें जिला जज या जनपद न्यायाधीश कहते हैं। यदि आपसे कोई सिविल मामले में जो निर्णय देता है वो कौन कहलाएगा? यही व्यक्ति जिला जज। ठीक,
जनपद न्यायाधीश या जिला जज। वहीं फौजदारी मामलों में जो निर्णय देते हैं उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, सेशन कोर्ट जिसे बोलते हैं, और उससे संबंधित निर्णय जो देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सत्र न्यायाधीश। ठीक, आगे लिखिए लाइन से। लोअर कोर्ट के भार को कम करने के लिए, लोअर कोर्ट के भार को कम करने के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी न्यायालय बनाए जाते हैं। कई प्रकार के छोटे छोटे न्यायालय बनाए जाते हैं। जो निम्न है, इस तरह का एक डायग्राम बना लो। ये डायग्राम लोअर कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, पंचायत कोर्ट, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, डिफेंस कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, सबके बारे में दो दो लाइन लिखना है। बनाए क्या अलग से? नहीं दिख रहा है क्या? ये नहीं समझ में आ रहा है। मुंसिफ कोर्ट, पंचायत न्यायालय, पंचायत न्यायालय, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय, इसके अलावा न्याय की ओर स्पेशल कोर्ट, विशेष अदालतें, मोबाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, और लास्ट में लिखिए डिफेंस कोर्ट। सबके बारे में जिनका संवैधानिक पहलू दो दो लाइन जानने का प्रयास करते हैं। मुंसिफ कोर्ट, पंचायत न्यायालय, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट की पारिवारिक न्यायालय कहते हैं, ठीक मतलब। स्पेशल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, डिफेंस कोर्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी अधिकरण, जो भी बताया मैंने, नालसा, एनजीटी। चार ये लिखो, 3 7 ये लिखो, 8 ये लिखो। ये कहाँ चला गया भाई? बाहर गए थे। कोचिंग बनाओ घर का आंगन। हेड डालिए मुंसिफ कोर्ट। के बाद क्या बनाएंगे? क्या भैया? डिफेंस कोर्ट। ठीक, हेडिंग बनाइए फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सॉरी मुंसिफ कोर्ट। सबके बारे में दो दो चार लाइन लिखिए। मुंसिफ कोर्ट एक अधीनस्थ सिविल न्यायालय है। क्या डालना है हेडिंग से? मुंसिफ कोर्ट, एमसी, हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ कोर्ट एक अधीनस्थ सिविल न्यायालय है जो जिला न्यायालय के अधीन काम करता है। मुंसिफ कोर्ट एक अधीनस्थ सिविल न्यायालय है जो जिला न्यायालय के अधीन काम करता है। जिला
जिला न्यायालय के अधीन काम करता है और छोटे से मध्यम वित्तीय मूल्य के सिविल मामलों और छोटे से मध्यम वित्तीय मूल्य के सिविल मामलों की सुनवाई करता है और छोटे से मध्यम वित्तीय मूल्य के सिविल मामलों की सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, अब इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जूनियर सिविल डिवीजन। यदि आपको कहीं लिखा हो जूनियर सिविल डिवीजन तो आपको लिखिएगा म्युनिसिपल कोर्ट है। ठीक, हेडिंग डालिए आगे आप पंचायत न्यायालय। लिखिए आगे, बात ना करो। खाप पंचायत उत्तर भारत की पारंपरिक सामाजिक परिषदें हैं। खाप पंचायत, खाप पंचायत खाप पंचायत उत्तर भारत की पारंपरिक सामाजिक परिषदें हैं जो मुख्य रूप से पारंपरिक परिषदें हैं जो मुख्य रूप से एक ही जाति समुदायों के बीच विवादों का निपटारा करती हैं। एक ही जाति समुदायों के बीच विवादों का निपटारा करती हैं और सामाजिक नियमों को लागू करती हैं। क्या सामाजिक नियमों को लागू करती हैं। हेडिंग डालिए ग्राम न्यायालय। हेडिंग डालिए फटाफट ग्राम न्यायालय। अप्रैल 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट ने, ये लिखा बोर्ड पे तुम यूपीए मतलब कांग्रेस। अप्रैल 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने ग्रामीण स्तर के निवासियों के लिए ग्रामीण निवासियों के स्तर के निवासियों के लिए पंचायती स्तर पर न्याय उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट दिया। मैं स्पेशल नोट करके लिखो, पेपर में पूछा गया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? 2008। अधिनियम मतलब होता है कानून। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। अब कुछ पॉइंट लिख लीजिए काम कैसे करती है। इस न्यायालय में ABC कर लिखिए। इस न्यायालय में एक काम कैसे करते लिखेंगे। इस न्यायालय में प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट
CGM की नियुक्ति यह इस न्यायालय में प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट CGM की नियुक्ति हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल करता है। हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कम कीमत में न्याय उपलब्ध करवाना है। हेडेनली फैमिली कोड न्याय के लिए कीमत नहीं, न्याय के कम कीमत मतलब कि आप जैसे जो लोग होते हैं कम पैसे खर्च में वकील करना पड़ेगा आपको, उसका खर्चा। गांव के व्यक्ति शहर पे आएगा, आप गांव का मतलब मोहब्बत के आसपास गांव से लेकर चलिए, वो पूरे जगह काम कर रहा है भारत में। मान लीजिए हरियाणा के दूर का गांव है, ये हमने कल बताया था आपको, अंडमान निकोबार में कोई बैठा हुआ व्यक्ति वो वहाँ भाग गया कोलकाता। हरियाणा के दूर का व्यक्ति है वहाँ भाग रहा है चंडीगढ़। अब ये व्यक्ति को आने जाने में पैसा लगेगा नहीं लगेगा? आर्थिक रूप से सभी संपन्न होते नहीं हैं। हेडेनली फैमिली कोड इसका मुख्य उद्देश्य विवाह मतलब विवाह तलाक वाला सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह तलाक, घरेलू हिंसा, जैसे पारिवारिक मुद्दों को निपटाना है। ठीक। राज्य सरकार, आगे लाइन लिखिए, राज्य सरकार 10 लाख की अधिक जनसंख्या पर, राज्य सरकार 10 लाख की अधिक जनसंख्या पर या जहां उचित समझे पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कर सकती है। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कर सकती है, वहां पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कर सकती है। लिखिए फटाफट स्पेशल कोर्ट। वो लिख लेंगे सर कुछ से। हाँ, एक लाइन लिखना है, लिखो। उच्च सार्वजनिक व राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा उच्च सार्वजनिक व राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की त्वरित जांच, विशेष कोड, स्पेशल कोड ये लिखना आपको। उच्च सार्वजनिक व राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की त्वरित जांच, त्वरित जांच व निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। त्वरित जांच व निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। हेडेड डालिए मोबाइल कोड। मोबाइल कोड का उद्देश्य
मोबाइल कोड का उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों को, मोबाइल कोड का उद्देश्य सुदूर मतलब जो बहुत दूर हैं, बस में रहो, सुदूर एवं पिछड़े इलाकों के लोगों को न्याय पहुंचाना है। दो दिन फैक्ट लिख लो उसमें। मोबाइल कोड का मानस पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। ठीक, मोबाइल कोड चालू करने का कॉन्सेप्ट अब्दुल कलाम ने दिया था। मोबाइल कोड का चालू करने का मतलब मानस पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। ठीक, जनक जिस कहते हैं। दूसरा सवाल इससे बनता है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। ये दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो ये पता नहीं आपको मोबाइल कोड होता क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, कौन जनक है और सबसे पहले कहाँ लागू की गई। देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं भी, अब उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश की हर जगह कनेक्टिविटी है। हाँ, जैसे आप पढ़ते होंगे एक राज्य, एक विशेष राज्य, विशेष राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को तो है नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा किसे कहते हैं, जो पर्वतीय या पहाड़ी स्थल है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, कनेक्टिविटी अच्छी है नहीं है वहाँ। अब उत्तर प्रदेश में मोबाइल कोड की जरूरत, वो जाके चला जाएगा तुरंत। इलाहाबाद है, आगरा है, लोअर कोर्ट है। अब कोई अरुणाचल प्रदेश ईटानगर वगैरह कहीं कुछ छोटे मोटे गांव में वहाँ बैठा है, उसको आने के लिए कहाँ जाना चाह पाइए। इसके अलावा जो पर्वतीय पहाड़ी जो आप पढ़ते हो, सिक्किम में कोई पहाड़ पे मकान बनाया है, कोई हिमालय में, कोई मतलब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ मकान बनाया है, अब वो व्यक्ति कहाँ आएगा, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े लोग हैं जो आज भी विकास की मुख्यधारा तो छोड़िए, लोगों ने समानता जीवन नहीं देखा है, उन सबके लिए इसका लिए एक लाइन 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया मोबाइल कोड। 2007 को हरियाणा जिले, 2007 को हरियाणा के मेवात जिले, मेवात ये लिखा, मेवात जिले में स्थित पुन्हाना, हाँ कई बार मेवात भी पूछा गया है, कई बार पुन्हाना के नाम से पूछा गया, आपको जानकारी दोनों होनी चाहिए। जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोड का उद्घाटन किया गया। पहली मोबाइल उद्घाटन किया गया। अब हेडिंग डाल लीजिए अधिकरण। कहाँ गए यहाँ पे, अधिकरण। अधिकरण और हेडिंग डालिए नालसा। हाँ, अधिकरण हेडिंग और पहली हेडिंग इसकी नालसा। नालसा क्या कहलाता है, नालसा। नालसा इसका फुल फॉर्म लिखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। नालसा का मतलब होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। यह एक वैधानिक निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय है। देखिए, यह एक वैधानिक न्याय है जो कमजोर वर्ग, वीकर सेक्टर जो होते हैं, कमजोर वर्ग, जो कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने, जो कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने, मुफ्त फ्री
मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और विवादों को सौहार्दपूर्ण, इसका मतलब क्या होता है? आपसी असमंजस का ना होना, मतलब मनमुटाव ना होना, सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए स्थापित किया गया था। समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए स्थापित किया गया था। नालसा अनुसूचित जाति, नालसा अनुसूचित जाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, बंदियों, जो बंदी होते हैं कैदी वगैरह, उनके लिए भी, बंदियों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करता है, लिखिए NGT, लास्ट NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, हिंदी हो जाएगी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। पर्यावरणीय संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए पर्यावरणीय संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए NGT का गठन 2010 में अधिनियम बनाकर किया गया था। उसी के नीचे हेडर डाल लीजिए मुख्य बातें और डेस्क, किसके बारे में? NGT के बारे में। पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए NGT का गठन 2010 में अधिनियम बनाकर किया गया था। हेडर डालिए मुख्य बातें जो NGT से संबंधित हैं। इस न्यायाधिकरण को हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। जिसका मुख्यालय दिल्ली है, और इसकी शाखाएं पूना, भोपाल, चेन्नई, कलकत्ता में स्थापित हैं। NGT में एक अध्यक्ष प्लस 20 सदस्य होते हैं। लिख लो सर, एक अध्यक्ष प्लस 20 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। एक अध्यक्ष 20 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष होगा वो भी रिटायर्ड जज, जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। ठीक, अब तो नहीं लिख रहे, लिखवा दें भाव को। अब हो गया टाइम सर, नहीं हुआ टाइम पर सर इसमें टोटल 20 मेंबर वर्तमान या टोटल 20 मेंबर होंगे 21 अध्यक्ष प्लस 20
कार्यकाल अगर 5 वर्ष होता है, ये 70 साल होती है, क्योंकि 65 में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो रहा है। ठीक, चाहे आप एक लाइन लिख लो, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या उम्र 70 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज कब रिटायर होता है? 65 पे। 5 इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष। वर्तमान में अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ठीक, और तो ये है आपका एनजीटी के बारे में। जो सब पहले हो जाए इनमें से वो उसी में हो जाएगा। हाँ, क्या सर ये 5 वर्ष और 70 वर्ष में जो पहले हो जाए, जो पहले, ऐसे मान लीजिए